हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था इसका चौथा और आखिरी पार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 301 से लेकर के 385 तक हैं और ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जियोग्राफी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स, इसमें जीके और जीएस के 3100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न आरआरबी 2020 के पहले जो ऑनलाइन परीक्षाएं हुई हैं उनके 360 प्रश्न पत्रों का टॉपिक वाइज संकलन है। तो इसके क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो सीरीज है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी की या रेलवे ग्रुप डी की या किसी भी अन्य परीक्षा की, तो सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो इस सीरीज में लगातार बने रहिएगा और वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो नए दोस्त हैं उनसे गुजारिश करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है। तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। तो इस समय जो है भारत के महान्यायवादी कौन है। महान्यायवादी की बात करते हैं तो इसका उल्लेख जो है संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया गया है। भाग 5 अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। महान्यायवादी जो कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और ये भारत सरकार के कानूनी मामलों पर ये भारत सरकार को सलाह देता है। अगर बात करते हैं भारत के प्रथम महान्यायवादी की, तो जो प्रथम महान्यायवादी थे उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ ये जो है भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। और अभी वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में जो है भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी के वेणुगोपाल। ये जो है भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में किस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी MNS। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 10 जून 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो नीले रंग की घड़ी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, नीले रंग की घड़ी। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो इसको जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। और इसके अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष हैं शरद पवार। शरद पवार जो है इसके अध्यक्ष हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, भारतीय राज्य के निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल का नेतृत्व विजय सरदेसाई करते हैं। तो दोस्तों विजय सरदेसाई ये जो है किसका नेतृत्व करते हैं। तो इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन है गोवा फॉरवर्ड पार्टी। गोवा फॉरवर्ड पार्टी ये गोवा की एक क्षेत्रीय पार्टी है और इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं, विजय सरदेसाई। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। 25 जनवरी 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गोवा फॉरवर्ड पार्टी जो है इसका नेतृत्व कर रहे हैं विजय सरदेसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से क्या है। तो कम्युनिस्ट पार्टी इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, मक्के और हंसिया। सी ऑप्शन राइट आंसर है मक्के और हंसिया। मक्के की बाली और हंसिया जो है इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। और ये एक साम्यवादी दल है। इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी MN राय ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी। तो 26 दिसंबर 1925 को इसकी स्थापना कहाँ पे की थी, कानपुर में इसकी स्थापना की थी। और इसका चिन्ह क्या हो जाता है, मक्के और हंसिया। ये जो है इसका प्रतीक चिन्ह हो जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है, शिरोमणि अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, पंजाब। तो दोस्तों शिरोमणि अकाली दल ये जो है पंजाब की पार्टी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, पंजाब की पार्टी है। और इसके अध्यक्ष कौन है। तो ये जो है इसके अध्यक्ष हो जाते हैं सुखबीर सिंह बादल। सुखबीर सिंह बादल जो है इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। और ये पंजाब की कैसी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है। सुखबीर सिंह बादल इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष इसके थे सरमुख सिंह चुब्बल।
सरमुख सिंह चुब्बल जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। और इसका जो है चुनाव चिन्ह क्या हो जाता है, तो चुनाव चिन्ह जो है इसका याद रखेंगे, तराजू जो है इसका चुनाव चिन्ह है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का नेता है। तो दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये जो है मार्क्सवादी पार्टी है, साम्यवादी दल है ये। और इस दल की स्थापना कब हुई थी, तो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, 26 दिसंबर 1925 को इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी, तो एम.एन. राय ने जो है इसकी स्थापना की थी। और ये जो है एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा प्राप्त पार्टी है। तो यहाँ पे इसके जो है नेता कौन है, तो राम माधव, सीताराम येचुरी, विप्लव देव, मोहन यादव। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सीताराम येचुरी जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की कौन सी राजनीतिक पार्टी लेफ्ट विंग राजनीति का पुरजोर समर्थन करती है, जैसे कि सभी के लिए भूमि, काम करने का अधिकार, और इसके अलावा वैश्वीकरण, पूंजीवाद और निजीकरण जैसे 9 उदारवादी नीतियों का जो है विरोध करती है। तो दोस्तों कौन सी पार्टी है जो कि लेफ्ट विंग यानी कि वामपंथी राजनीति का पुरजोर समर्थन करती है, यानी कि साम्यवादी पार्टी के रूप में कार्य करती है, जिसमें सभी के लिए भूमि, काम करने का अधिकार, ये सब आ जाता है। और इसके अलावा वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन और पूंजीवाद और निजीकरण जैसे जो नीतियां हैं इनका विरोध करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि साम्यवादी पार्टी है। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी। तो ये जो है वामपंथी राजनीति का समर्थन करती है और ये जो है 9 उदारवादी नीतियां जैसे कि पूंजीवाद, निजीकरण, वैश्वीकरण, इन सब का विरोध करती है। तो इसकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि 26 दिसंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी एम.एन. रॉय के द्वारा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है, एन.टी. रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी कब स्थापित की थी। तो दोस्तों तेलुगु देशम पार्टी, इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी एन.टी. रामाराव ने, जो कि एक तेलुगु अभिनेता थे। ये जो है तेलुगु अभिनेता थे। इन्होंने 29 मार्च 1982 को जो है तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है 29 मार्च 1982। और अभी जो है वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष कौन है, तो अभी वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष हैं चंद्रबाबू नायडू जो है इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव किस राजनीतिक दल के नेता हैं। तो दोस्तों कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव, जिनको के चंद्रशेखर राव के नाम से भी जानते हैं, तो ये किस पार्टी के नेता हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना राष्ट्र समिति। तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता हैं के चंद्रशेखर राव। इसकी स्थापना किसने की थी, तो इस पार्टी की स्थापना इन्होंने ही की थी, के चंद्रशेखर राव ने की थी। कब की थी, तो 2001 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तेलंगाना नामक एक अलग राज्य की मांग को लेकर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की स्थापना की थी। और दोस्तों चंद्रशेखर राव ये जो है अभी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो ये जो है तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में भी ये जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, के चंद्रशेखर राव। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है। तो दोस्तों क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी ये जो है एक वामपंथी विचारधारा की पार्टी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वामपंथी राजनीति में ये विश्वास रखती है। वामपंथी राजनीति उस विचारधारा को कहते हैं जो समाज को बदलकर उसमें आर्थिक बराबरी लाना चाहता है। तो ये जो क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी है ये जो है वामपंथी विचारधारा को फॉलो करती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का नेतृत्व एन चंद्रबाबू नायडू करते हैं। तो दोस्तों एन चंद्रबाबू नायडू ये जो है किस पार्टी का नेतृत्व करते हैं, तो तेलुगु देशम पार्टी। इसकी बात हम लोग अभी कर चुके हैं कि इसकी स्थापना जो है 29 मार्च 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी, तो एन.टी. रामाराव जो कि एक तेलुगु अभिनेता थे, उन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी 1982 में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चंद्रबाबू नायडू जो है इस पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और दोस्तों इसके अलावा अगर आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी इसके अध्यक्ष कौन है, अरविंद केजरीवाल। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इसकी स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस।
और अहोम गण परिषद की बात करते हैं तो अहोम गण परिषद के संस्थापक कौन है? तो प्रफुल्ल कुमार महंत। प्रफुल्ल कुमार महंत जो है इसके संस्थापक थे, प्रफुल्ल कुमार महंत। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है? तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है? तो तेलुगु देशम पार्टी जिसके अध्यक्ष कौन है? चंद्रबाबू नायडू। और ये कहाँ की पार्टी है? तो ये आंध्र प्रदेश की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश की प्रमुख पार्टी है। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, कौन सी राजनीतिक पार्टी तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी द्वारा शुरू की गई थी जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दी गई? ऑप्शन है आंध्र प्राइड पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, प्रजा राज्यम पार्टी और नव निर्माण पार्टी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रजा राज्यम पार्टी। प्रजा राज्यम पार्टी जो कि आंध्र प्रदेश का एक राजनीतिक दल है, इसकी स्थापना जो तेलुगु अभिनेता थे चिरंजीवी ने जो है इसकी स्थापना की थी। कब की थी? तो 2008 में जो है इसकी स्थापना की थी, अगस्त 2008 में। और इसका जो है विलय हो गया 6 फरवरी 2011 को इसका जो है कांग्रेस में विलय हो गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, प्रजा राज्यम पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल ये जो है 1975 से 1977 तक तीसरी बार जो है लगा था इंदिरा गांधी के समय में जो है तीसरी बार लगा था। तो आपातकाल के बाद जो है सत्ता में कौन सी पार्टी आई थी? तो सत्ता में आने वाली पार्टी थी जनता पार्टी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जनता पार्टी। इसने जो है गठबंधन की सरकार बनाई थी और इसकी गठबंधन सरकार कब से कब तक रही थी? तो 1977 से लेकर के 1980 तक जो है इसकी सरकार रही थी। और इस गठबंधन सरकार के द्वारा भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई जो कि जनता पार्टी से संबंधित थे। तो ये जो है पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे अपने देश के। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुजन समाज पार्टी को किस प्रतीक के द्वारा जाना जाता है? तो बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं तो ये भारत की एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 14 अप्रैल 1984 को कांसीराम के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? कांसीराम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथी जो है इसका चुनाव चिन्ह है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो मायावती जो है इसकी अध्यक्ष हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हाथी जो है बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक चिन्ह हो जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पश्चिम बंगाल में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, तृणमूल कांग्रेस या ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस या शॉर्ट में जो है AITMC। तो ये जो है सत्ता में है पार्टी। तो इस पार्टी की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है किसने की थी? तो पश्चिम बंगाल की जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। ममता बनर्जी ने इसकी स्थापना कब की थी? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1998 में इसकी स्थापना की थी। इसका जो चुनाव चिन्ह इसका है जोहरा घास फूल जो है इसका चुनाव चिन्ह हो जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती हैं? तो ममता बनर्जी ये जो है किसका नेतृत्व करती हैं? तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो है इस पार्टी का नेतृत्व कौन करती है? ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, CF थॉमस ने भारतीय राज्य के निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों CF थॉमस ने जो है नेतृत्व किया था केरल कांग्रेस का। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, केरल कांग्रेस एम। ये जो है पार्टी है केरल कांग्रेस एम जो है इसका पूरा नाम है। इसका गठन जो है 1979 में केरल कांग्रेस से अलग होकर के इसका गठन हुआ था। केरल कांग्रेस से अलग होकर के इसका गठन हुआ था, केरल कांग्रेस एम का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है? बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो दोस्तों बीजू जनता दल ये जो है किस राज्य की पार्टी है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर है, उड़ीसा की ये जो है एक राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी है। इसका नेतृत्व जो है
कौन करते हैं? तो इसका नेतृत्व बीजू पटनायक के जो पुत्र हैं नवीन पटनायक, इस समय जो है इसका नेतृत्व कर रहे हैं। नवीन पटनायक इसके अध्यक्ष हैं और जो कि वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी हैं। और इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इस पार्टी की स्थापना हुई थी 26 दिसंबर 1997 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी, बीजू जनता दल की। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय राजनीतिक गठबंधन एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों भारतीय राजनीतिक गठबंधन, जिसको एनडीए कहते हैं, इसमें बीजेपी जो है मेन पार्टी है। तो इसका जो है फुल फॉर्म क्या है? तो एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और यूपीए का फुल फॉर्म क्या है? यूपीए। यूपीए जिसमें जो है कांग्रेस मेन पार्टी है। तो ये जो यूपीए गठबंधन है इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ई मधुसूदन निम्नलिखित में से किस राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं? तो यहाँ पे करते थे होना चाहिए, क्योंकि ई मधुसूदन इनका भी निधन हो गया है, अगस्त 2021 में इनका निधन हो गया है। तो ये जो है किस पार्टी का नेतृत्व करते थे? तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, AIADMK। तो ये जो पार्टी है इसका नेतृत्व करते थे ई मधुसूदन। वर्तमान में अगर बात करते हैं तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाते हैं ओ पन्नीरसेल्वम। ओ पन्नीरसेल्वम जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हो जाते हैं। और इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। 1972 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी MG रामचंद्रन ने। किसने? MG रामचंद्रन ने इसकी स्थापना की थी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह बाली हंसिया के रूप में है? बाली हंसिया के रूप में जो है कौन से राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो यहाँ पे ऑप्शन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मनसे। तो यहाँ पे राइट आंसर की इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ पे 2 बार आ गए हैं। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी पार्टी है, तो इसका जो है चुनाव चिन्ह क्या है? मक्के की बाली और हंसिया। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बाकी डिटेल्स इसकी हम लोग बात कर चुके हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? तो दोस्तों उमर अब्दुल्ला ये जो है नेतृत्व करते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों आम आदमी पार्टी इसका गठन जो है कब किया गया था? इसका गठन हुआ था 2012 में। 2012 में जो है 26 नवंबर 2012 में इसका गठन किया गया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा जंतर मंतर में। जंतर मंतर में जो है इसका गठन हुआ था, जंतर मंतर दिल्ली। अरविंद केजरीवाल के द्वारा इनका इस पार्टी का गठन हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है? तो गाजियाबाद में जो है इसका मुख्यालय है। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो झाड़ू जो है इसका चुनाव चिन्ह हो जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम ये जो है भारत की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है, जो कि ये ज़्यादातर तमिलनाडु और पुडुचेरी में सक्रिय है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में जो है ये पार्टी सक्रिय है। और इसका जो गठन है, इसका गठन जस्टिस पार्टी और इसके अलावा जो है द्रविड़ कड़गम से मतभेद के कारण जो है इसका गठन हुआ था। इसका गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया गया था CN अन्नादुरई के द्वारा। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, CN अन्नादुरई। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? तो उगता हुआ सूरज जो है इसका चुनाव चिन्ह हो जाता है। और अभी इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अभी जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं MK स्टालिन जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राजनीतिक दल को डैश या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो तथा जो राजनीतिक पार्टी के रूप में हो तो उसे पूरे भारत में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि अगर कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा प्राप्त करना चाहता है
तो उसे कितने या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए एक राजनीतिक पार्टी के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए 4। 4 या अधिक राज्यों में अगर मान्यता प्राप्त है किसी पार्टी को राजनीतिक पार्टी के रूप में, तो वो जो है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रीय पार्टी के रूप में या राज्य पार्टी के रूप में जो है दर्जा कौन प्रदान करता है, तो निर्वाचन आयोग जो है दर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा चुनाव चिन्ह वगैरह कौन डिसाइड करता है, तो निर्वाचन आयोग जो है चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी के रूप में दर्जा प्रदान करता है। तो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा प्राप्त करने के लिए जो है 3 शर्तें होती हैं। 3 शर्तों में से कोई भी एक शर्त अगर कोई पार्टी पूरी करती है तो वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा प्राप्त कर सकती है। कौन कौन सी शर्त होती है, तो पहली जो शर्त है वो है कि लोकसभा जो चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव में जो है 3 राज्यों में 2% सीटें उसने जीती हो, उस पार्टी ने 2% सीटें जीती हो। मान लीजिए 3 राज्यों को मिला करके 100 सीटें हैं तो 2 सीटें उसकी होनी चाहिए। 2 सीटें अगर जीतेगी तभी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा प्राप्त कर सकती है। फिर दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त क्या है कि 4 लोकसभा सीटें उसके पास हों, उस पार्टी के पास 4 सीटें लोकसभा में होनी चाहिए। और इसके अलावा 4 सीटें लोकसभा में होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है लोकसभा या विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं, लोकसभा या विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें 6% वोट शेयरिंग होनी चाहिए। 6% वोट शेयरिंग होनी चाहिए उस पार्टी की। इसके अलावा जो है तीसरी शर्त क्या है, तो तीसरी शर्त ये है कि 4 या 4 से अधिक राज्यों में, 4 या 4 से अधिक राज्यों में उसको क्षेत्रीय पार्टी के रूप में दर्जा प्राप्त होनी चाहिए। 4 या अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उसको दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो इन 3 शर्तों में से कोई भी शर्त अगर कोई पार्टी पूरी करती है तो वो जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए अप्लाई कर सकती है निर्वाचन आयोग में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 4 या अधिक राज्यों में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में एक राज्य पार्टी के रूप में एक राजनीतिक दल की मान्यता के लिए एक सीमा होती है जो वैध मतों के कम से कम %% राज्य में विधानसभा के पिछले आम चुनाव में प्राप्त हुआ हो। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि राज्य पार्टी के रूप में अगर कोई राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त करना चाहता है तो उसको जो अभी इलेक्शन हुए हैं विधानसभा के, तो उसमें जो है कम से कम कितने प्रतिशत वोट वैध वोटों का प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 6%। जो भी हाल फिलहाल में चुनाव हुए हों विधानसभा के, तो उसमें जो जितने भी वोट पड़े हैं, वैध मत जितने भी पड़े हैं, तो उसका कम से कम 6% वोट शेयरिंग होना चाहिए। तब जो है वो राजनीतिक दल की मान्यता के लिए जो है एक राज्य पार्टी के रूप में, राजनीतिक दल की मान्यता के रूप में अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक नेता नवीन पटनायक निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो नवीन पटनायक ये जो है किस राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये जो है ओडिशा से संबंधित है और अभी वर्तमान में ओडिशा के ये मुख्यमंत्री भी हैं। और इनकी जो पार्टी है उसका क्या नाम है, तो बीजू जनता दल। बीजू जनता दल जो है इनकी पार्टी का नाम है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है, राजनीतिक नेता नीतीश कुमार निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं। तो आप सभी को पता है नीतीश कुमार जो है किस राज्य से हैं, बिहार से हो जाते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किस पार्टी से हैं, तो ये JDU जनता दल यूनाइटेड इस पार्टी से संबंधित हो जाते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है। तो दोस्तों अशोक चक्र जिसको राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगे में स्थान दिया गया है, इसमें कितनी तीलियां हैं, तो इसमें 24 तीलियां होती हैं। और अशोक चक्र ये जो है धर्म और निष्ठा का प्रतीक है, धर्म और ये निष्ठा का प्रतीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये धर्म के नियत का चक्र है अशोक चक्र। और इसके अलावा अशोक चक्र का आपने नाम सुना होगा कि ये वीरता पुरस्कार है। तो ये शांति के समय जो है दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार होता है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कमल किस राज्य का फूल है। तो कमल जो है किस राज्य का राजकीय फूल होता है। ऑप्शन है ओडिशा, पंजाब, मणिपुर, कर्नाटक। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। कमल जो है राजकीय पुष्प है कर्नाटक का। और इसके अलावा जो है कमल हरियाणा का भी है, हरियाणा। और इसके अलावा जम्मू और कश्मीर का भी ये राजकीय फूल हो जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है, डैश झारखंड का राज्य फूल है। तो झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है, रोहिणा, पलाश, आर्किड या कमल। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है पलाश जो है झारखंड का राजकीय पुष्प है। इसके अलावा जो है पलाश उत्तर प्रदेश का भी हो जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, पलाश। और पलाश को जो है और
किस नाम से जानते हैं? तो पलाश को जो है इसको ढाक ढाक के नाम से भी जानते हैं और इसके अलावा टेसू भी कहते हैं इसको। फिर दोस्तों नेक्स्ट है बुरुंस का फूल डैश का राज्य फूल है। तो बुरुंस का फूल ये जो है कहाँ का राजकीय फूल है? ऑप्शन है त्रिपुरा, नागालैंड, तेलंगाना, सिक्किम। तो बुरुंस का फूल ये जो है नागालैंड का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नागालैंड का राजकीय पुष्प हो जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा का राजकीय फूल हो जाता है नाग केसर। नाग केसर जो है त्रिपुरा का राजकीय फूल हो जाता है। तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना का हो जाता है तरवार। तरवार या इसको जो है कसोद कहते हैं, कसोद। तरवार या कसोद का पुष्प हो जाता है तेलंगाना का राजकीय पुष्प। सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम का क्या हो जाएगा? सिक्किम क्या हो जाता है? नोबल ऑर्किड। नोबल ऑर्किड पुष्प जो है ये हो जाता है सिक्किम का राजकीय पुष्प। नेक्स्ट है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु हो जाता है काला हिरन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है काला हिरन। काला हिरन जो कि कई सींगों वाले जो हिरन होते हैं तो उसमें एकमात्र जीवित प्रजाति बची है काला हिरन। और इसको जो है बैन कर दिया गया है शिकार के लिए 1972 में। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूचित 1 के तहत इसको बैन कर दिया गया है शिकार के लिए। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है? इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा की सौर्क मछली, भारतीय स्टार कछुआ, गंगा की डॉल्फिन मछली या गोल्डन महसीर? तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गंगा की डॉल्फिन मछली। ये जो है भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक की बात करेंगे, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो सिंह स्तंभ, जो सारनाथ में अशोक के द्वारा बनवाया गया था सिंह स्तंभ, तो वो जो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक हो जाता है। भारत का राष्ट्रगान क्या हो जाता है? राष्ट्रगान जो है जनगण मन राष्ट्रगान हो जाता है। जनगण मन जो है राष्ट्रगान हो जाता है। राष्ट्रगीत जो है क्या हो जाता है? राष्ट्रगीत हो जाता है वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है राष्ट्रगीत हो जाता है। इसके अलावा अगर राष्ट्रीय कैलेंडर पूछा जाए तो राष्ट्रीय कैलेंडर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शक संवत। शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। इसके अलावा राष्ट्रीय पुष्प की बात करेंगे तो राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल हो जाता है। और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो पक्षी हो जाता है मोर। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु हो जाता है बाघ। इसके अलावा अगर बात करेंगे राष्ट्रीय फल की तो राष्ट्रीय फल जो है कौन सा हो जाता है? आम जो है राष्ट्रीय फल हो जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद हो जाता है। राष्ट्रीय नदी पूछा जाए तो राष्ट्रीय नदी जो है गंगा नदी हो जाती है। और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा की डॉल्फिन मछली। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है? तो जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है वो सिंह स्तंभ का प्रतिरूप है। सिंह कैपिटल या सिंह स्तंभ कहेंगे। किसके द्वारा बनवाया गया है? तो अशोक के द्वारा बनवाया गया है। और कहाँ पे? तो सारनाथ, वाराणसी के पास जो है सारनाथ में ये बनवाया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। इसको भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को जो है इसको भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। इसके आधार पर जो सत्यमेव जयते लिखा गया है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो कि देवनागरी लिपि में लिखा है और ये जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। वंदे मातरम जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये लिखा गया है। और इसको पहली बार कब गाया गया? तो ये भी पूछा जाता है। तो याद रखेंगे इसको 1896 में कलकत्ता अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था उसमें पहली बार गाया गया था। और जो राष्ट्रगान है भारत का वो कौन सा है? तो जनगण मन ये जो है भारत का राष्ट्रगान है। इसको गाने के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की गई है? तो 52 सेकेंड जो है इसके लिए समय निर्धारित किया गया है जनगण मन गाने के लिए। इसको किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा है, जिनको 1913 में जो है भारत का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के लिए, गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में। और जनगण मन ये जो है पहली बार कब गाया गया था? तो इसको गाया गया था 1911 में।
1911 में इसको भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो वर्तमान स्वरूप है तिरंगा, ये जो है इसका डिजाइन तैयार किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। सी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा, पिंगली वेंकैया। और जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसका वर्तमान स्वरूप संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगे का वर्तमान स्वरूप संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। और इसका जो अनुपात होता है लंबाई और चौड़ाई का राष्ट्रीय ध्वज का, तो 3:2 जो है लंबाई और चौड़ाई का जो है अनुपात होता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय ध्वज संहिता 2002 है। तो दोस्तों भारतीय ध्वज संहिता 2002 ये जो है 26 जनवरी 2002 से इसको लागू किया गया है। और ये क्या है, तो ये जो है जो ध्वज है भारतीय ध्वज, उसको फहराने और प्रयोग करने के बारे में इसमें निर्देश दिए गए हैं। जो भी नियम होते हैं, रिवाज होते हैं, औपचारिकताएं होती हैं, उन निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया है भारतीय ध्वज संहिता 2002 के द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय का, यहाँ पे भारत का होगा, भारत का राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है फील्ड हॉकी को। यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, फील्ड हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों सत्यमेव जयते जो कि अशोक स्तंभ जो अपने देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, उसके आधार पर ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है, मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच अनुपात कितना होना चाहिए? तो दोस्तों तिरंगे का जो वर्तमान स्वरूप है पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। और इसका जो रेशियो होता है लंबाई का जो है 3, चौड़ाई का 2, 3:2 होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है, 3:2। ऊपर जो पट्टी होती है केसरिया पट्टी होती है, नीचे हरी पट्टी होती है और बीच में सफ़ेद पट्टी होती है, जिसमें एक ब्लू कलर का चक्र होता है जिसमें कितनी 24 तीलियां होती हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर आयोग और जेवीपी समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों धर आयोग और जेवीपी समिति, जेवीपी में जे से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। तो ये जो समितियां थी इनका गठन किया गया था भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहारिकता की जाँच करना। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है, भाषाई आधार पर आधारित राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता देखना। तो इसमें जेवीपी समिति का गठन हुआ था 1948 में। 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और ये जो है भाषाई आधार पर पुनर्गठन, राज्यों के पुनर्गठन के पक्ष में नहीं थी, लेकिन जो एक पोटी श्री रामोलू थे, पोटी श्री रामोलू, ये अनशन पर बैठ जाते हैं पोटी श्री रामोलू। तो इनकी जो है अनशन पर बैठने के कारण 56 दिन बाद जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर जो है भाषा के आधार पर गठन के लिए फजल अली आयोग का गठन किया जाता है, फजल अली आयोग का गठन किया जाता है। और इसकी रिपोर्ट के बाद जो है सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन होता है। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य है। इसकी स्थापना होती है, इसका गठन किया जाता है 1 अक्टूबर 1953 को। तो यहाँ पे फिलहाल सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, भाषाई आधार पर आधारित राज्यों की पुनर्गठन की व्यवहार्यता देखने के लिए धर आयोग और जेवीपी समिति का गठन किया गया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन बना था? तो दोस्तों भारतीय महिला आयोग की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसके प्रथम पुरुष सदस्य जो है कौन बने थे? तो इसके प्रथम पुरुष सदस्य जो है 1977 बैच के आईएएस ऑफिसर थे आलोक रावत, जो कि सिक्किम कैडर के आईएएस ऑफिसर थे, सिक्किम कैडर के ऑफिसर थे। तो ये जो है बने थे
भारतीय महिला आयोग के प्रथम पुरुष सदस्य, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, आलोक रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1953 में पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अभी तक जो है 2 बार किया जा चुका है, 1953 में और एक 1978 में। कौन करता है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन? तो राष्ट्रपति जो है करता है, राष्ट्रपति। तो 1953 में जो है किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काका कालेलकर। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, काका साहेब कालेलकर। इनकी अध्यक्षता में 1953 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। और 1978 में जो है किसकी अध्यक्षता में? तो विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में 1978 में दूसरी बार गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? वीपी मंडल यानी कि विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्या है, किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1953 को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा 1953। 1953 में जो है प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? तो ये जो है फजल अली, न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में जो है इसका गठन किया गया था। इसमें 3 सदस्य थे, एक तो हो जाते हैं फजल अली और दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू जो है दूसरे हो जाते हैं और तीसरे थे के.एम. पानिक्कर। के.एम. पानिक्कर जो है तीसरे सदस्य हो जाते हैं। और इसको संसद ने कब पास किया था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम इसको पास किया गया था 1956 में संसद के द्वारा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ आयोग नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों रेड क्लिफ आयोग जो है किस लिए नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन है भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान के लिए, स्वाधीनता विधेयक को लागू करने के लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए। तो यही इसका राइट आंसर है। रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सिरिल रेडक्लिफ। सिरिल रेडक्लिफ जो है इसके अध्यक्ष थे। तो ये जो आयोग है इसने सीमा को निर्धारित किया था भारत और पाकिस्तान की। कब निर्धारित किया था? तो 17 अगस्त 1947 को जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित की गई थी, जिसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्या है, कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? ऑप्शन है चंद्रबाबू नायडू, देवेंद्र फडणवीस, के चंद्रशेखर राव, अमरिंदर सिंह। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इनके पिता जो है महाराजा थे। इनके पिता जो है पटियाला के महाराजा थे। पिता का नाम क्या था? तो यादविंद्र सिंह। यादविंद्र सिंह जो है इनके पिता थे। तो ये पटियाला के महाराजा थे और इनके पुत्र अमरिंदर सिंह ये जो है पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि अभी जो है कौन है? भगवंत सिंह मान जो है अभी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, और इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी भी रह चुके हैं। तो इनके पिता यादविंद्र सिंह ये पटियाला के महाराजा थे। तो यहाँ पे इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके द्वारा जो है भारत से अलग करके पाकिस्तान का निर्माण किया गया था और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है भारत से अलग होकर के इसका निर्माण होता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलती है। और दोस्तों ये जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है ये कब मंजूर हुआ था? तो ये इसको मंजूरी मिली थी 18 जुलाई 1947 को। और इस अधिनियम के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जो है उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक दी गेटिसबर्ग एड्रेस, उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने ये महत्वपूर्ण भाषण दिया था। तो दोस्तों दी गेटिसबर्ग एड्रेस ये जो है अमेरिकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण भाषण के रूप में जाना जाता है और इसको दिया था अब्राहम लिंकन ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब्राहम लिंकन ने जो है इस भाषण को दिया था 19 नवंबर 1863 को अमेरिका के एक शहर में जिसका नाम है गेटिसबर्ग शहर में इस भाषण को दिया था। और ये जो भाषण है ये राष्ट्रीय सैनिक कब्रिस्तान के समर्पण दिवस के मौके पर दिया गया था गेटिसबर्ग शहर में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। किसके द्वारा दिया गया था? अब्राहम लिंकन के द्वारा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सार्क के सदस्य देश विश्व के किस भाग के हैं?
तो सार्क की बात करते हैं तो सार्क इसका फुल फॉर्म क्या होता है? SAARC, सार्क। इसमें एस से हो जाता है साउथ एशियन और एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। इसको हिंदी में शॉर्ट में दक्षेस कहते हैं। दक्षेस यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो ये जो है दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दक्षिण एशिया के जो है 8 देशों का ये संगठन है। पहले 7 देश थे और फिर जो है 8वां देश लास्ट में सबसे अफगानिस्तान जुड़ा है। सबसे लास्ट में कौन सा देश इसमें जुड़ा था? तो अफगानिस्तान इसमें सबसे लास्ट में जुड़ा था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। और इसमें कौन कौन से देश हैं? तो इसके लिए एक ट्रिक आप याद रखेंगे, MBBS पेन। शार्क मछली काटेगी तो क्या होगा? पेन होगा। फिर आप जाएंगे MBBS डॉक्टर के पास, तो MBBS पेन इस तरह से याद रख सकते हैं। तो M से इसमें क्या हो जाता है? M से हो जाता है मालदीव। और B से क्या हो जाएगा? तो B से हो जाएगा भूटान। और फिर दूसरे B से हो जाएगा बांग्लादेश। S से हो जाएगा श्रीलंका। P से हो जाएगा पाकिस्तान। A से हो जाएगा अफगानिस्तान। और I से क्या हो जाएगा? इंडिया। और N से हो जाएगा नेपाल। तो ये जो है 8 देशों का संगठन है सार्क, और ये दक्षिण एशियाई 8 देशों का संगठन है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है? IPC का विस्तार है। तो दोस्तों IPC इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन पीनल कोड। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर का इंडियन पीनल कोड इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जिसको कहते हैं भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता ये जो है भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों की परिभाषा और दंड का प्रावधान करती है। और ये जो संहिता है ये भारतीय सेना पर नहीं लागू होती। किस पर नहीं लागू होती? तो ये सेना पर नहीं लागू होती है। और ये जो है कब लागू हुई? तो ये 1862 में। 1862 में अंग्रेजों के समय ये लागू हुई थी, मैकाले के समय। उस समय जो है मैकाले था गवर्नर, तो उसके समय में 1862 में जो है ये लागू हुई थी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया गया था? तो दोस्तों ये जो है पूछा गया था 2018 में RRB ग्रुप डी में। तो उस समय करंट का क्वेश्चन था, तो इस समय ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिलहाल जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूपी उत्तर प्रदेश जो है इसने सबसे पहले 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों वेतन आयोग की बात करते हैं तो भारत सरकार के द्वारा वेतन आयोग का गठन किया जाता है हर 10 साल में। हर 10 साल में जो है इसका गठन किया जाता है अपने कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन करने के लिए। तो जो पहला वेतन आयोग का गठन हुआ था, पहला वेतन आयोग का गठन कब हुआ था? 1946 में। किसकी अध्यक्षता में? तो पहले वेतन आयोग का गठन हुआ था श्रीनिवास वरादाचरियर इनका नाम था। तो इनकी अध्यक्षता में जो है पहले वेतन आयोग का गठन हुआ था। और जो 7वां वेतन आयोग का गठन हुआ था ये जो है 4 फरवरी 2014 में जो है 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ था अशोक कुमार माथुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा अशोक कुमार माथुर, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। तो इनकी अध्यक्षता में 4 फरवरी 2014 को 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 1860 में किसके समय में तैयार की गई थी? तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता 1860 ये जो है 1860 में लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में तैयार हुई थी और इसको लागू किया गया था 1862 में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लॉर्ड मैकाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में संघीय सरकार की प्रणाली लागू नहीं है? तो दोस्तों संघीय शासन प्रणाली जो होती है इसमें केंद्र और राज्य दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। तो ये प्रणाली जो है USA में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, भारत में भी है, चीन में नहीं है। चीन में जो है एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा चीन। भारत में संघीय शासन व्यवस्था ये कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश गणतंत्र देश नहीं है? तो कौन सा देश गणतंत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन। चीन जो है गणतंत्र देश नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, पाकिस्तान की संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है? तो दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों के संसद का नाम पूछ लिया जाता है अक्सर। तो यहाँ पे पाकिस्तान के संसद का नाम क्या है? मजलिस ए शूरा। मजलिस ए शूरा पाकिस्तान की संसद का नाम है। मजलिस जो है मालदीव की संसद का नाम है।
जातीय संसद, ये जो है बांग्लादेश की संसद का नाम है। इसके अलावा याद रखेंगे नेपाल की संसद का क्या नाम है, तो नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत जो है नेपाल की संसद का नाम है। श्रीलंका की संसद का नाम क्या है, तो श्रीलंका की संसद का नाम हो जाता है पार्लियोमेंथुआ। पार्लियोमेंथुआ जो है हो जाता है श्रीलंका की संसद का नाम। और इसके अलावा भूटान की संसद का नाम याद रखेंगे। भूटान की संसद का नाम है ग्योत्योंग सोखांग। ग्योत्योंग सोखांग जो है भूटान की संसद का नाम हो जाता है। और इसके अलावा जो है चीन की संसद का नाम अगर पूछ लिया जाए, चीन की संसद का नाम क्या है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है चीन की संसद का नाम हो जाता है। इसके अलावा जो है रूस और जापान का अक्सर पूछ लिया जाता है। रूस की संसद का नाम हो जाता है ड्यूमा। और जापान की संसद का नाम क्या है, तो जापान की संसद का नाम हो जाता है डायट। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्या है, गैजेट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक तथा कस्टोडियन कौन है। तो दोस्तों गैजेट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का राजपत्र। तो जो भारत का राजपत्र है ये जो है भारत का अधिकृत कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें वैधानिक सूचनाएं होती हैं, इसके अलावा अधिसूचनाएं होती हैं। तो इसको जो है कौन प्रकाशित करता है और इसका कस्टोडियन यानी कि संरक्षक कौन होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन। यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन, जो कि गैजेट ऑफ इंडिया यानी भारत के राजपत्र का आधिकारिक प्रकाशक और प्रश्रयदाता होता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्टेडियम पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जिसे पूर्व में कहते थे। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, इन्होंने 26 जनवरी 1950 को जो पहला गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था, ये हुआ था इरविन स्टेडियम में। इसको जो है पहले इरविन स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे इन्होंने झंडा फहराया था। अब जो है इसको नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं। अभी जो है इसको नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं। तो पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, इरविन स्टेडियम के नाम से जाना था, जहाँ पे 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता। ऑप्शन है सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ। ये जो है राज्यों द्वारा प्रशासित होता है। और बाकी इसके अलावा सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, ये सभी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, रेलवे सुरक्षा बल। और इसका जो है नाम चेंज कर दिया गया है 2019 में। इसका नाम क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम कर दिया गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। अब इसका नाम कर दिया गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा जो है अब इसका नाम कर दिया गया है 2019 से। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे। तो दोस्तों स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या लगभग 565 थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है 565। और इसमें से 562 रियासतों को जो है सरदार पटेल जी भारतीय संघ में मिलाने के लिए राजी कर लेते हैं अपनी स्वेच्छा से। लेकिन 3 रियासतें, एक जूनागढ़ और एक जो है हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर, ये 3 रियासतें जो है शामिल नहीं होती हैं। जूनागढ़ को जो है सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारतीय संघ में मिलाया जाता है। सैन्य कार्यवाही के द्वारा जूनागढ़ को मिलाया जाता है। हैदराबाद को जो है ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया जाता है। ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है हैदराबाद को मिलाया जाता है। और जम्मू कश्मीर को जो है राजा हरि सिंह के अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा इसको शामिल किया जाता है भारतीय संघ में। तो यहाँ पे फिलहाल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उस समय लगभग 565 देशी रियासतें थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी। तो दोस्तों आज़ादी के पहले बहुत सारी रियासतें थीं, उसमें से सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद रियासत। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, हैदराबाद रियासत। इसकी स्थापना जो है किसने की थी, तो इसकी स्थापना 1724 में चिनकलिस खान, जिसको जो है ज़्यादातर निज़ाम उल मुल्क के नाम से जानते हैं, तो इसने जो है 1724 में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हैदराबाद की स्थापना की थी।
और हैदराबाद को जो है किस ऑपरेशन के तहत भारतीय संघ में मिलाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो के तहत जो है भारतीय संघ में इसको मिलाया गया था। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? तो 1947 में यानी कि स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए कि भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो भारत का पहला बजट पेश किया था जेम्स विल्सन ने। इन्होंने जो है भारत का पहला बजट पेश किया था 1860 में। लेकिन आज़ाद भारत का पहला बजट R.K. षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद जो है पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट पेश किया गया था 28 फरवरी 1950 को। किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की अधिराज की अवधि क्या दर्शाती है? तो दोस्तों भारत की अधिराज की अवधि जो है किसको कहते हैं? तो भारत की अधिराज की अवधि कहा जाता है स्वतंत्रता दिवस से लेकर के गणतंत्र दिवस तक की अवधि को, यानी 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? भारत की अधिराज अवधि कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, भारतीय की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के, यहाँ पे भारत होगा, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों भारत की जो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है ये भारतीय गणराज्य के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा होती है और इस प्रतिज्ञा को 1962 में लिखा गया था। किसके द्वारा? तो इसको लिखा गया था P.D. मारी वेंकट सुब्बा राव के द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, P. वेंकट सुब्बा राव, यानी कि P.D. मारी वेंकट सुब्बा राव। इन्होंने इसको लिखा था, तेलुगु भाषा में इसको लिखा था। और इसको जो है पहली बार पढ़ा कब गया था? तो इसको पहली बार पढ़ा गया था 1963 में पढ़ा गया था। पहली बार सार्वजनिक रूप से 1963 में पढ़ा गया था विशाखापत्तनम के एक विद्यालय में। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में जो है इसको पढ़ा गया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद द्वारा पारित GST संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय संसद द्वारा पारित जो GST बिल है इसको मंजूरी देने वाला पहला राज्य था असम। असम ने जो है 12 अगस्त 2016 को जो है इसने मंजूरी दी थी GST बिल को। GST जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। और ये जो है भारत सरकार के द्वारा कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को जो है इसको भारत सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया। और GST जो है कौन सा संशोधन विधेयक था? तो ये जो है 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। 122वां जो है संशोधन विधेयक हो जाता है। और कौन सा अधिनियम था? कौन सा संशोधन अधिनियम था? तो 101वां संविधान संशोधन एक्ट हो जाता है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम हो जाता है GST। तो यहाँ पे फिलहाल असम जो है सबसे पहले GST को मंजूरी देता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। इसके अलावा पहले उप प्रधानमंत्री भी यही हो जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है पहले उप प्रधानमंत्री थे और पहले गृह मंत्री भी थे। और ये जो है गृह मंत्री बनने के बाद भारत की कई रियासतें थी जो कि बिखरी हुई थी, तो उनका एकीकरण करते हैं। इस कारण से इनको क्या कहा जाता है? इनको भारत का विस्मार्क कहा जाता है। भारत का विस्मार्क किसको कहते हैं? तो भारत का विस्मार्क कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसके अलावा लौह पुरुष के नाम से भी इनको जानते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 26 जनवरी 2002 के एक कानून के तहत भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है झंडे को जानबूझकर जमीन पर गिराने की अनुमति नहीं है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। आप जो है झंडे को जानबूझकर जमीन पर नहीं गिरा सकते हैं, इसकी अनुमति नहीं है। फिर है झंडे का इस्तेमाल सांप्रदायिक लाभ के लिए नहीं किया जा सकता। तो ये भी कथन सही है। झंडे का प्रयोग तोरण, झालर या ध्वज पट्ट की तरह नहीं कर सकते। तो ये भी कथन सही है। फिर दिया गया है गैर सरकारी नागरिकों को अपने परिसर में ध्वज फहराने का अधिकार नहीं है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत। तो यहाँ पे गलत ही पूछा गया था, कौन सा कथन सत्य नहीं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों 2002 से पहले जो है
आम लोगों को सिर्फ स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराने की छूट थी, लेकिन 26 जनवरी 2002 को इंडियन फ्लैग कोड जो है उसमें संशोधन किया गया, जिसके बाद अब कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडा फहरा सकते हैं। तो ये कथन जो है यहाँ पे डी गलत हो जाएगा और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट दलों द्वारा शासित किया गया था? तो दोस्तों चीन जो है, चीन इसको जो है मुख्य रूप से कम्युनिस्ट दलों द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माओवादी दलों द्वारा जो है चीन को शासित किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1983 में भारत में केंद्र राज्य संबंधों के निरीक्षण के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों 1983 में केंद्र राज्य संबंधों के निरीक्षण के लिए सरकारिया आयोग नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सरकारिया आयोग। और पुंछी आयोग ये भी केंद्र राज्य संबंधों के निरीक्षण के लिए था, और ये जो है 2007 में जो है इस आयोग को नियुक्त किया गया था। इसके अलावा श्री कृष्णा आयोग ये जो है किस लिए था? तो ये बॉम्बे दंगों के कारणों की जांच करने के लिए जो है इसका गठन किया गया था, बॉम्बे दंगों की जांच करने के लिए। धर आयोग की बात करते हैं तो धर आयोग जो है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से संबंधित था। तो यहाँ पे फिलहाल सी ऑप्शन राइट आंसर का सरकारिया आयोग, जिसका गठन कब हुआ था? 1983 में केंद्र राज्य संबंधों के निरीक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो दोस्तों भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जो कि राजकोषीय नीति यानी कि फिजिकल पॉलिसी तैयार करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर का वित्त मंत्रालय। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद जो कि एक सलाहकारी संस्था होती है, और ये जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार और इसके अलावा नीति आयोग के बीच में ब्रिज के रूप में कार्य करती है, और इसके अलावा योजनाओं को मंजूरी देती है। और इसका जो पदेन अध्यक्ष कौन होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का? तो प्रधानमंत्री है वो जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है 1952। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नए दोस्त जो हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।